मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको कीमत प्रभाव के बारे में बता रही हूँ। कीमत प्रभाव वस्तुओं को उपभोग में होने वाले उस परिवर्तन को प्रकट करता है जो दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि हम ये मान के चलते हैं कि दूसरी वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। तो कीमत प्रभाव के अंतर्गत हम केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता के संतुलन पर देखते हैं, जबकि हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर है और दूसरी तरफ एक वस्तु की कीमत स्थिर है। ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं की कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो इसका परिवर्तन वस्तुओं के क्रय पर क्या पड़ता है, इसको हम लोग कीमत उपभोग प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। प्रोफेसर लिप्सी ने बताया है कि कीमत प्रभाव से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण दोनों वस्तुओं के उपभोग में परिवर्तन होने का उपभोक्ता के संतुलन और संतुष्टि पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग कीमत प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में हमने कीमत उपभोग वक्र को बताया है। एक्स वस्तु को एक्स एक्सिस पे प्रदर्शित किया गया है तथा वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दिखाया गया है। डायग्राम में आप देखिए ए बी कीमत रेखा है और उपभोक्ता का संतुलन IC के ई बिंदु पर है। संतुलन क्यों है? क्योंकि यहाँ संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है। संतुलन की पहली शर्त है तटस्थता वक्र का ढाल कीमत रेखा की ढाल के बराबर होना चाहिए, तथा दूसरी शर्त है कि साम्य बिंदु पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होना चाहिए। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि संतुलन की ये दोनों शर्तें IC के ई बिंदु पर पूरी हो रही है, अर्थात ई बिंदु उपभोक्ता का साम्य बिंदु है। अब मान लीजिए Y वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और X वस्तु की कीमत पूर्वापेक्षा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में कीमत रेखा AB से विवर्तित होकर AB1 हो जाती है, जैसा कि रेखाचित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब उपभोक्ता का संतुलन IC1 के E1 बिंदु पर होता है। आप देख रहे हैं कि E1 बिंदु पर भी साम्य की दोनों शर्तें पूरी हो रही है। अब हम यदि इन दोनों साम्य बिंदुओं E और E1 दोनों को मिला देते हैं तो हमें PCC कीमत उपभोग वक्र प्राप्त होता है। कीमत उपभोग वक्र वह वक्र है जिससे ये मालूम होता है कि उपभोक्ता की आय तथा किसी एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर केवल दूसरी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कीमत उपभोग वक्र के विभिन्न ढलान हो सकते हैं। आप रेखाचित्र में देख रहे हैं कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसका मतलब ये है कि Y वस्तु की कीमत स्थिर रहने तथा X वस्तु की कीमत गिरने पर उपभोक्ता पूर्वापेक्षा Y की मांग कम कर देता है तथा X वस्तु की मांग को बढ़ा देता है, अर्थात Y के स्थान पर X को सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित करता है। इससे नीचे एक दूसरा डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि PCC कीमत उपभोग वक्र X अक्ष के समानांतर है। इसका अभिप्राय यह है कि X वस्तु की कीमत कम होने तथा Y वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उपभोक्ता Y वस्तु की मात्रा यथावत रखता है, केवल X वस्तु की मात्रा बढ़ाता है। जैसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है कि Y वस्तु की मांग में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई, केवल X वस्तु की मांग बढ़ गई। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं यदि PCC X अक्ष के समानांतर है तो इसका अभिप्राय है कि X वस्तु की मांग बढ़ी है और Y वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से यदि PCC बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ है तो इसका अभिप्राय है कि इसके अंतर्गत दोनों वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में
पीसीसी अर्थात कीमत उपभोग वक्र पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो ये पीसीसी की 5 आकृतियां हमारे समक्ष हो सकती है। आज हम पीसीसी के साथ ही ये बताएंगे कि किस प्रकार से पीसीसी के आधार पर हम मांग की लोच को बता सकते हैं। कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग की लोच को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। रेखाचित्र प्रथम में हमने y अक्ष पर मुद्रा को प्रदर्शित किया है तथा x अक्ष पर x वस्तु को दिखाया है। इस रेखाचित्र से स्पष्ट है कि पीसीसी x के समानांतर है। ऐसी स्थिति का मतलब ये है कि x वस्तु की कीमत कम होने पर x वस्तु पर किया गया व्यय स्थिर है। हमें प्रोफेसर मार्शल का कुल व्यय विधि ज्ञात है, जिसके अनुसार यदि किसी वस्तु की कीमत कम या बढ़ने पर उस वस्तु पर किया गया व्यय स्थिर रहता है, यथावत रहता है, तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि यदि पीसीसी x अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ध्यान रहे कि ये डायग्राम्स बनाते समय हम y अक्ष पर मुद्रा दिखाते हैं, न कि y वस्तु। मुद्रा की ऊपर वाली मात्रा जहाँ से जो लाइन शुरू हो रही है उपभोक्ता खर्च करता है और नीचे वाली मात्रा का कॉम्बिनेशन अपने पास रखता है। रेखाचित्र 2 सेकंड में पीसीसी बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ है। इसमें देखिए पहले उपभोक्ता का संतुलन ए बी के ई बिंदु पर है। एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर कीमत रेखा ए बी से विवर्तित होकर ए बी 1 हो जाती है और उपभोक्ता का संतुलन ई 1 बिंदु पर होता है। आप देख रहे हैं कि जब एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो एक्स वस्तु पर किया गया व्यय भी पूर्वापेक्षा कम हो गया है। इसका मतलब मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच है। इसके अंतर्गत भी हमें प्रोफेसर मार्शल की कुल व्यय विधि को ही देखना होगा, जिसमें ये बताया गया है कि यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर एक्स वस्तु पर किया गया व्यय पूर्वापेक्षा कम हो जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच होती है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि यदि पीसीसी बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ हो तो मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच होगी। तीसरे रेखाचित्र में हमने मांग की लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार दिखाई है। प्रस्तुत रेखाचित्र में पीसीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर एक्स वस्तु पर किया गया व्यय पूर्वापेक्षा बढ़ जाता है। इसे भी प्रोफेसर मार्शल में देखा गया है कुल विधि में। यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर एक्स वस्तु पर किया गया व्यय पूर्वापेक्षा बढ़ जाता है तो एक्स वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। आप रेखाचित्र से स्पष्ट देख सकते हैं ई बिंदु की अपेक्षा E1 बिंदु पर एक्स वस्तु पर किया गया व्यय बढ़ गया है और उपभोक्ता अपने पास जो कॉम्बिनेशन है मुद्रा का वो पहले की अपेक्षा कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि यदि पीसीसी एक्स अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। दूसरी तरफ यदि कीमत उपभोग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ है तो मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोच होगी। इसी भांति यदि पीसीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है तो मांग की लोच लोचदार अर्थात इकाई से अधिक होगी। तो प्रस्तुत
तीनों रेखा चित्रों के द्वारा मैंने ये बताया है कि किस प्रकार से केवल हम कीमत उपभोग वक्र की शेप को देखकर, आकृति को देख के बता सकते हैं कि मांग की लोच कैसी होगी, कितनी होगी। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, केवल हम मार्शल के नियम के आधार पर ये बता सकते हैं इकाई से अधिक होगी, इकाई के बराबर होगी या इकाई से कम होगी। तो आज हम लोगों ने चर्चा की है कीमत उपभोग वक्र किसे कहते हैं और कीमत उपभोग वक्र के आधार पर हम मांग की लोच को किस प्रकार से जान सकते हैं। धन्यवाद।